Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. स्टील का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कैसे मुंबई में जैब जुबैर अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने 2 हिंदू सिक्योरिटी गार्ड्स पर चाकू से सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि ये दोनों हिंदू थे और इन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज खुद कहा है कि जुबैर अंसारी जिहाद के नाम पर हिंदुओं पर हमला करना चाहता था। आपको याद होगा पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें भी आतंकवादियों ने पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा, फिर उनका धर्म पूछा और फिर कलमा पढ़ने के लिए कहा और जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसकी हत्या कर दी। लेकिन अब हिंदुओं के खिलाफ वैसी ही नफरत मुंबई जैसे शहरों तक पहुंच चुकी है। आज हम इसी खतरनाक नफरत को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जब सिंघम जैसे पुलिस अफसर फिल्मों में दिखाई देते हैं तो हमारे देश के लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के बहादुर पुलिस अफसर जमीन पर उतरकर कुछ नेताओं की मनमानी को चुनौती देते हैं तो हमारे देश का ही सिस्टम और हमारे ही नेता उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और IPS अफसर अजय पाल शर्मा की, जिनकी आज चारों तरफ चर्चा हो रही है। अजय पाल शर्मा ने कल पश्चिम बंगाल में TMC के एक नेता जहांगीर खान को चेतावनी दी थी कि वो चुनाव में शांति भंग करने की कोशिश ना करे, लेकिन जहांगीर खान की हिम्मत देखिए कि उन्होंने कहा कि ये खेल अजय पाल शर्मा ने शुरू किया है लेकिन खत्म वो करेंगे। बिल्कुल फिल्मी डायलॉग है। आज पूरी TMC और कई विपक्षी नेता जहांगीर खान के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। उन्हें शिकायत है कि इस IPS अफसर ने जहांगीर खान को चुनौती कैसे दे दी, शांति की बात कैसे कर दी, ये कैसे कह दिया कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव होने चाहिए। और इसके बाद आपको ये बताएंगे कि आज तक पूरी दुनिया में हथियारों पर कभी इतना पैसा खर्च नहीं हुआ जितना इस साल हुआ है। इस समय पूरी दुनिया के देश अपनी रक्षा के लिए 271 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अकेले अमेरिका, चीन और रशिया, ये 3 देश ही मिलकर पूरी दुनिया के डिफेंस बजट का लगभग 51% खर्च करते हैं, यानी आधा खर्चा तो ये 3 देश कर रहे हैं। एक और खास बात ये कि यूरोप के देशों ने अब अपना डिफेंस बजट लगभग दुगना कर दिया है और इसकी वजह है रशिया और यूक्रेन का युद्ध। यानी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस समय अगर कोई चीज सबसे ज्यादा बिक रही है पूरी दुनिया में तो वो है हथियार। आज से लगभग 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे भारत कभी भूल नहीं पाएगा, उसमें आतंकवादियों ने पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा था, फिर धर्म पूछा था और फिर कलमा पढ़ने के लिए कहा था और जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उनकी हत्या कर दी थी। अब मुंबई में भी बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई है, जहां जैब जुबैर अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने 2 हिंदुओं से पहले उनका धर्म पूछा, फिर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा और जब वो नहीं पढ़ पाए तो चाकू से उनकी हत्या करने की कोशिश की। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जुबैर अंसारी जिहाद के नाम पर हिंदुओं पर हमला करना चाहता था। अब तक पाकिस्तान के आतंकवादी हिंदुओं की जान ले रहे थे, उनका धर्म पूछते थे, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहते थे और धर्म के नाम पर उनकी हत्याएं कर रहे थे। लेकिन अब वही आतंकी सोच मुंबई जैसे शहरों तक पहुंच गई है और जुबैर अंसारी जैसे लोग इसी सोच के नाम पर हिंदुओं से नफरत करते हैं
और उनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर। सबसे पहले यह समझिए कि हुआ क्या है। जुबैर अंसारी ने 2 सिक्योरिटी गार्ड से पास की एक मस्जिद का पता पूछा। ये दोनों गार्ड्स हिंदू थे और इनके नाम हैं सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा। इन गार्ड्स ने जवाब दिया कि इन्हें उस मस्जिद की जानकारी नहीं है, रास्ता नहीं पता है। इसके बाद जुबैर अंसारी ने इनसे इनके धर्म के बारे में पूछा। उसने पूछा कि क्या ये दोनों गार्ड्स हिंदू हैं, और जब इन्होंने कहा कि वो हिंदू हैं तो फिर जुबैर ने इन गार्ड्स को कलमा पढ़ने के लिए कहा। और जब ये कलमा नहीं पढ़ पाए तो जुबैर अंसारी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर इन दोनों पर हमला कर दिया, इनकी हत्या करने की कोशिश की। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसकी फुटेज के आधार पर जुबैर अंसारी की पहचान की गई। ये वही तस्वीर है जिसमें जुबैर अंसारी एक गार्ड के साथ खड़ा हुआ है और इसके ठीक बाद उसने दोनों गार्ड्स पर हमला कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस को जुबैर अंसारी के घर में हाथ से लिखे कुछ नोट्स मिले जिसमें इसने लोन वुल्फ हमले का जिक्र किया है। इन नोट्स में इसने आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल होने की इच्छा जताई है और 2 हिंदुओं पर इस हमले को आतंकवाद के रास्ते पर उसने अपना पहला कदम बताया है। यानी ये आतंकवादी बनना चाहता था, ISIS को ज्वाइन करना चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोन वुल्फ क्या होता है। तो लोन वुल्फ एक ऐसा व्यक्ति होता है, लोन वुल्फ एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बिना किसी लंबे चौड़े नेटवर्क या किसी लंबी चौड़ी टीम के अकेले ही अपने दम पर कोई बड़ा हमला करता है। इस समय महाराष्ट्र की ATS और NIA मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। जुबैर अंसारी के घर से एक मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुरान की 3 कॉपीज मिली हैं। अब इसके मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच करके यह पता लगाया जाएगा कि क्या वो किसी विदेशी हैंडलर के संपर्क में था या फिर इस हमले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। जुबैर अंसारी एक साइंस ग्रेजुएट है और इस समय एक कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस लेता था। यह देखिए कितनी खतरनाक बात है। यह पढ़ा लिखा इंसान है, साइंस ग्रेजुएट है, एक कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस लेता था यानी पढ़ाता था। और इसके छात्रों को भी यह नहीं पता होगा जो इससे पढ़ रहे होंगे कि इसकी विचारधारा क्या है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक यानी 20 साल तक यह अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहा। फिर अमेरिका में वर्क परमिट खत्म होने के बाद यह वापस भारत आ गया और इसके बाद यह मुंबई में कई अलग अलग जगहों पर रहा। यह भी पता चला है कि इसकी पत्नी अफगानिस्तान से है और वो इसे छोड़कर वापस अमेरिका जा चुकी है। और वर्ष 2022 से ही जुबैर अंसारी इस इलाके में अकेला रह रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक अकेले रहने के दौरान ही यह इंटरनेट पर कट्टरपंथी विचारों के संपर्क में आया, ऐसी विचारधारा के संपर्क में आया और धीरे धीरे खुद भी एक धार्मिक कट्टरपंथी बन गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस बात की भी जांच होगी कि जुबैर अंसारी अकेले काम कर रहा था या फिर इसके पीछे कोई नेटवर्क है। जुबैर अंसारी के पड़ोसियों के मुताबिक वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता था वहां के ज्यादातर लोग ना तो उसे जानते हैं और ना पहचानते हैं। हे जे प्रकरण आहे हे बघितलं तर सेल्फ रॅडिकलायझेशनचे प्रकरण आहे। मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं, साहित्य, इंटरनेट या माध्यमातून रॅडिकलायझेशनचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नातनं हा जो व्यक्ती आहे, आरोपी आहे, हा तयार झालेला दिसतोय। त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे। त्याला पकडलेलं आहे। आता ATS आणि NIA ची मदत घेऊन या रॅडिकलायझेशनच्या पाठीमागे कोण कोण आहे हे देखील या ठिकाणी शोधण्यात येईल। याचं कुटुंब हे परदेशात आहे, ते अमेरिकेमध्ये आहे। आता याच्या पाठीमागे कोण कोण आहेत, याच्या लिंकमध्ये कोण कोण आहेत, अजून कोणी असे रॅडिकलाइज झाले आहेत का, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आता तपासामध्ये पुढे येतील। अब रात में आता था, वो रात में हमको नहीं मालूम है, मैं बातचीत किसी से नहीं करता था, अपने काम से काम करता था। अब हम 4 महीने से हूँ तो 4 महीने से जानता हूँ। नहीं, हमको जब चाहे तब से अकेले देखते हैं। इस 6 तारीख को
2 साल उसके पूरे हो रहे थे, फैमिली के साथ रहता था। फिर उसके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो गया, वो हमको पता ही नहीं, ठीक है, और ना वो किसी को दिखता था, मतलब आप ऐसा देखेंगे तो हम पहचानते ही नहीं उसको कोई भी। और यही संडे के दिन कमेटी के लोगों ने जो लोगों का एग्रीमेंट एक्सपायर होता है तो उसको भी बुलाए थे, और वो छोड़ के जाने वाला था, ऐसा था, क्योंकि दूसरा टेनेंट भी लग गया था उस घर के लिए। अब किसके दिल में क्या रहता है किसी को पता नहीं। और जबरदस्ती आज हम सबको इतना हैरेसमेंट हो रहा है। हैरेसमेंट मतलब ऐसा है कि बिल्डिंग में उस फ्लोर में लोगों को इतना डर का माहौल हो गया है, क्योंकि वो टेनेंट था। अगर वो परमानेंट यहाँ रहवासी रहता तो हम लोग कुछ उसके बारे में बोल सकते थे। और अभी मालूम पड़ा कि वो अपने वाइफ को तलाक भी दे दिया, परिवार से अलग भी है वो। यहां पर आप सबके लिए 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह, जैसा कि उसके पड़ोसी बता रहे हैं, कि किसके दिल में क्या है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये कोई नहीं जानता। इस प्रकार के जो लोग हैं, इनकी क्या मंशा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। और इससे आप सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आप सोचिए, ये जो जुबैर अंसारी है, ये सुबह सुबह 4 बजे सड़क पर घूम रहा है। सुबह 4 बजे की घटना है जो मैंने अभी आपको बताई। और वहां पर इसे 2 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। उनसे पहले नाम पूछता है, उनका धर्म पूछता है, कलमा पढ़ने के लिए कहता है, और फिर चाकू से उनकी हत्या करने की कोशिश करता है। ये सब सुबह 4 बजे हो रहा है। अभी ये 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हुआ है, और ये तो सिक्योरिटी गार्ड है। अगर कोई आम व्यक्ति होता तो क्या होता सोचिए। ये आपके साथ भी हो सकता है। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जैसा कि पड़ोसी खुद बता रहे हैं, ये इसी प्रकार से रहते हैं। किसी पड़ोसी को भी इनकी खबर नहीं होती, ये कब आते हैं कब जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी लोगों को नहीं पता होगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसके छात्रों को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके आसपास भी न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके मन में कुछ इस समय चल रहा होगा, और वो भी शायद इसी तरह नफरत के बारूद से भरे हुए होंगे। हो सकता है उनके मन में भी धार्मिक कट्टरवाद भरा हुआ हो। और दूसरी बात यह है कि जब इस प्रकार के लोग एक खास धर्म के नाम पर ऐसी घटनाएं करते हैं तो उस धर्म के सारे लोग बदनाम होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। मुंबई में जुबैर अंसारी नाम का व्यक्ति सड़क पर कलमा पढ़ने का दबाव बना रहा था, तो यहां आपने ये देखा, जिससे आप सबको अब सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन दफ्तरों में क्या हो रहा है, अब वो भी देखिए। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले नासिक में जो टीसीएस का दफ्तर था, वहां पर भी एक बहुत बड़ा धर्मांतरण का मामला सामने आया था। वहां पर एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा था कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर। तो सड़क पर यह आतंकवादी लोगों से कलमा पढ़ने के लिए कहता है, और नासिक में टीसीएस के ऑफिस में हिंदू लड़कियों पर कलमा पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। नासिक के टीसीएस धर्मांतरण मामले में अदालत में सुनवाई शुरू हो गई, और सुनवाई के दौरान कुछ नई बातें सामने आई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 27 अप्रैल को यह सुनवाई जो चल रही थी, यह आरोपी निदा खान की जमानत की याचिका को लेकर हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, निदा खान इस समय फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, और निदा खान ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, उसी पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कई बड़े दावे किए हैं सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से। पहला, निदा खान ने एक हिंदू लड़की पर बुर्का और हिजाब पहनने का दबाव बनाया। दूसरा, उसे कलमा पढ़ने पर मजबूर किया। तीसरा, एक हिंदू लड़की का नाम बदलकर उसने हानिया रख दिया, और इस लड़की को मलेशिया भेजने की पूरी प्लानिंग भी कर ली थी। और ये पूरी प्लानिंग निदा खान और उसके ऑफिस के एक और साथी और दोस्त दानिश शेख ने मिलकर की थी। दानिश शेख भी इसी मामले में मुख्य आरोपी है। तो निदा खान और दानिश शेख ये दोनों मिलकर ये काम कर रहे थे। अब पुलिस पैसे के लेन देन और विदेशों से फंडिंग के सोर्स की भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को विदेशों से कोई पैसा मिलता हो धर्मांतरण करने के लिए या लड़कियों को बाहर भेजने के लिए। निदा खान ने जिस हिंदू लड़की पर लगातार धर्मांतरण का दबाव बनाया, हिजाब और बुर्का पहनने का दबाव बनाया, वो असल में अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती है, और ये बात निदा खान को पहले से पता थी। इससे ऐसा लगता है कि निदा खान जानबूझकर उन लड़कियों को चुनती थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें नौकरी की बड़ी जरूरत है। आपको याद होगा, हमने पहले भी आपको बताया था कि इस रैकेट में
जिन लड़कियों को चुना जाता था धर्मांतरण के लिए या परेशान करने के लिए, उन्हें खास तौर पर वो ऐसी लड़कियां थीं जिनकी उम्र बहुत कम थी, 21 से 30 साल के बीच की इनकी उम्र हुआ करती थी। ऐसी लड़कियों को चुना जाता था जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जिनकी नई नई नौकरी लगी है और उन्हें नौकरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ऐसी जो लड़कियां होती हैं, वो बहुत मजबूर होती हैं। वो आवाज़ नहीं उठाएंगी क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो नौकरी चली जाएगी। फिलहाल इस मामले में अदालत ने आरोपी निदा खान को जमानत नहीं दी है और अपना फैसला 2 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। टीसीएस का ये जो मामला है, इसमें अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इन एफआईआर से भी काफी कुछ खुलासे हुए हैं। एफआईआर में एक पुरुष कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि ईद के मौके पर एक दूसरे आरोपी ने वो अपने घर लेकर गया और जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए उसे मजबूर किया और कलमा पढ़ने के लिए भी दबाव डाला। तो अब आप सोचिए कि आपका एक मैनेजर आपको जबरदस्ती ईद के मौके पर अपने घर ले जाए, वहां आपसे नमाज पढ़ने के लिए आप पर दबाव डाले, कलमा पढ़ने के लिए आप पर दबाव डाले, और वो आपका साथी भी है और शायद आपका मैनेजर भी है, आप उसे नाराज नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी गैर कानूनी बात है। इस एफआईआर के मुताबिक टीसीएस के ऑफिस में भी सभी आरोपी एक गैंग की तरह काम करते थे और वो हिंदू लड़की या फिर हिंदू लड़कों को अपना शिकार बनाते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों ने शिकायत की है, एक पुरुष ने भी शिकायत की है। ज्यादातर एफआईआर में लड़कियों के शारीरिक शोषण का जिक्र किया गया है और इस मामले में मुख्य आरोपी दानिश शेख ने शादी का झूठा वादा करके 23 साल की एक हिंदू महिला कर्मचारी का शोषण किया, जबकि दानिश शेख पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी हैं। अब आपको यह बताते हैं कि इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करने की पहली एफआईआर कैसे दर्ज हुई, यह पूरा मामला खुला कैसे। आपने ये मामला तो देख लिया होगा अब तक, पूरे देश में ये हेडलाइंस में है, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, पता कैसे चला कि यहां ये सब हो रहा है। तो देखिए, कहानी बड़ी दिलचस्प है। दानिश शेख ने अपने ही दफ्तर में एक हिंदू लड़की से शादी का झूठा वादा करके पहले उससे दोस्ती की, उसके बाद उसका शारीरिक शोषण किया। उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध बन गए। दानिश शेख इस लड़की पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाने लगा और इसे कहने लगा कि तुम अपने धर्म परिवर्तन कर लो। बाद में दानिश की पत्नी को इसके बारे में पता चला कि दानिश अपने दफ्तर में यह सब कर रहा है। उसके बाद दानिश की पत्नी ने खुद इस हिंदू लड़की से संपर्क किया और फिर इस लड़की को बताया कि दानिश तो पहले से शादीशुदा है, मैं उसकी पत्नी हूं और दानिश के 2 बच्चे भी हैं। और जब 23 साल की इस हिंदू लड़की को दानिश की असलियत के बारे में पता चला, उसे पता चला कि दानिश पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी एक पत्नी है, तो वो डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि दानिश तो उसके साथ खेल रहा था, लेकिन ये जो लड़की है, ये इसका तब तक पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था। बाद में जो इस मामले की जानकारी लड़की के परिवार को मिली, तब जाकर उन्होंने इस लड़की से बात की, इसे शिकायत करने के लिए तैयार किया और फिर तब उसके परिवार ने पुलिस में जाकर ये एफआईआर दर्ज करवाई। और जब पुलिस ने जांच की आगे चलकर, तो पता चला कि ये अकेली लड़की नहीं है, उस दफ्तर में तो और बहुत सारी हिंदू लड़कियां हैं जिनके साथ यही सब हो रहा है। और इस तरह से टीसीएस नासिक मामले में यह पहली एफआईआर दर्ज हुई और इसके बाद कई और लड़कियां सामने आई और उन्होंने कहा कि हमारी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, हमारे साथ भी यही हो रहा है। और फिर कई और लड़कियां आई, उन्होंने शिकायत की पुलिस में और इस प्रकार से अब तक कुल मिलाकर इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसलिए यह मामला बहुत गंभीर है। एक नहीं, 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और शिकायत करने वालों में पुरुष भी हैं। एफआईआर में यह भी आरोप है कि दानिश शेख हमेशा हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें करता था और इन सब लोगों के सामने इस्लाम की तारीफ करता था। इस मामले में टीसीएस के मैनेजमेंट ने लगातार यह कहा है कि नासिक के टीसीएस के दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है, ऐसा यह कंपनी दावा कर रही है। जबकि कई एफआईआर में यह साफ बताया गया है कि जब धर्मांतरण और शोषण जैसे मामलों की शिकायत ऑफिस के सीनियर अधिकारियों से की गई तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो टीसीएस का जो सीनियर मैनेजमेंट है
वो ये कहता है कि हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, हम पुलिस से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप पुलिस में जो एफआईआर दर्ज की है उसको आप पढ़ेंगे और जब आप इन लड़कियों से बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि हमने अपने सीनियर मैनेजमेंट से कई बार शिकायत करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब आप सोचिए, अगर आप मुंबई में बाहर सड़क पर जा रहे हैं तो आप नहीं जानते कब कौन आपके सामने आ जाएगा, कलमा पढ़ने के लिए दबाव डालेगा, नहीं पढ़ेंगे तो चाकू मार देगा, गोली भी मार सकता है। दफ्तर में अगर आपके परिवार की कोई महिला काम करने के लिए जा रही है, उसके साथ भी ये हो सकता है। और ये एक बहुत खतरनाक बात है। इसलिए भारत के हर परिवार को, चाहे वो कोई भी धर्म मानता हो, उसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार के जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, जो धर्म के नाम पर ये सब करते हैं, ये किसी भी धर्म में हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं। इसलिए सभी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और आपको अपने परिवार के बाकी के जो सदस्य हैं, उन्हें आपको ये बात बतानी चाहिए कि अगर उनके दफ्तर में उनके साथ, खासतौर पर महिलाएं, अगर उनके दफ्तर में उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, जब वो जिम जाती हैं वहाँ पर अगर उनके साथ कोई ऐसी बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं रहना है। घर आते ही वापस अपने परिवार को पूरी बात बतानी है, या फिर अपने किसी दोस्त जिस पर वो विश्वास करती हैं उसे बताना है, और फिर तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करनी है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनावों की और इन चुनावों पर जो राजनीति चल रही है उसकी। कल पश्चिम बंगाल में बाकी की बची हुई 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, इसलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे पहले वहां एक पुलिस अफसर को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से चल रही है। फिल्मों में जब कोई बहादुर पुलिस ऑफिसर सिंघम बनकर गुंडों को चेतावनी देता है, गुंडों की पिटाई करता है, तो हमारे देश के लोग तालियां बजाते हैं। आपने सिंघम फिल्म का नाम सुना होगा। जब आप भी सिंघम फिल्म देखने गए होंगे तो आपने भी बहुत तालियां बजाई होंगी। आपने सोचा होगा कि पुलिस अफसर हो तो ऐसा, लेकिन जब इस प्रकार के बहादुर पुलिस अफसर जमीन पर उतरकर असली जिंदगी में कुछ नेताओं की मनमानी को चुनौती देते हैं, तो हमारे देश का ही सिस्टम और हमारे ही देश के कुछ नेता उनके खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं। आज हम जो कहानी आपको सुना रहे हैं वो है 40 साल के एक आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा की, जिनके बारे में आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, जिन्हें उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और वहां का सिंघम भी कहा जाता है। ये वर्ष 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एडिशनल कमिश्नर हैं, और इन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए खास तौर पर दक्षिण 24 परगना जिले में एक ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पर भेजा गया है। यानी यूपी काडर का ये अफसर पश्चिम बंगाल में एक ऑब्जर्वर बनकर गया है, ताकि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर कोई गुंडागर्दी ना हो, कोई हिंसा ना हो। यह इनका काम है। कल इस आईपीएस अफसर ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक बड़े नेता जहांगीर खान को चेतावनी दी थी कि वो चुनाव में शांति भंग करने की कोशिश ना करे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब अजय पाल शर्मा को ही धमकियां दी जा रही हैं, और आज टीएमसी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ दक्षिण 24 परगना में सड़कों पर उतर आए और उनके खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। तो एक आईपीएस अफसर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। अब एक दिन पहले ही
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य की पुलिस को यह चेतावनी दी थी कि ये बाकी के लोग तो वापस चले जाएंगे, जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं ये सब वापस चले जाएंगे, आपको तो यहीं रहना है। और आज वहां पर इलेक्शन ऑब्जर्वर के खिलाफ ये नारेबाजी हो गई। कल दक्षिण 24 परगना जिले में अपनी चुनावी ड्यूटी के दौरान अजय पाल शर्मा को शिकायत मिली थी कि वहां टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थक वोटर्स को धमका रहे हैं। जब ये अफसर वहां पहुंचे तो वहां जहांगीर खान नहीं मिले, लेकिन उन्होंने जहांगीर खान को चेतावनी जरूर दी कि वो चुनाव में शांति भंग करने की कोशिश ना करें। जहांगीर खान के जो बाकी के लोग वहां पर थे, उनके परिवार के जो लोग थे, वो उन्हें ये चेतावनी देकर आ गए कि जहांगीर खान को बता देना कि चुनाव में शांति भंग करने की कोशिश ना करें। तो कल उन्होंने क्या चेतावनी दी थी, आप पहले सुनिए और फिर ये बताइए कि इन्होंने क्या गलत किया। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो भारत के एक आईपीएस की चेतावनी है। अब देखिए इस चेतावनी के बाद टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान की हिम्मत देखिए। जहांगीर खान कहते हैं कि यह खेल अजय पाल शर्मा ने शुरू किया था, लेकिन खत्म वो करेंगे। ये बिल्कुल फिल्मी कहानी है, फिल्मी डायलॉग जहांगीर खान मार रहे हैं। और फिर उन्होंने मशहूर फिल्म पुष्पा का एक डायलॉग भी मारा कि वो झुकेगा नहीं। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পুষ্পারা ঝুঁকেगा नहीं। तो ये कह रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये डायलॉग मार रहे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं, ये डायलॉग वो मार रहे हैं। और पूरी फिल्मी कहानी इन्होंने वहां पर बना दी है। इस तरह की कहानियां आप देखो, हम फिल्मों में कितनी बार देख चुके हैं। सिंघम फिल्म में भी हमने लगातार यही देखा, और अब आपको पश्चिम बंगाल में लगभग वैसी ही फिल्मी कहानी जमीन पर दिखाई दे रही है। जहांगीर खान को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बहुत करीबी माना जाता है, और जहांगीर खान ने आज खुद कहा कि वो अभिषेक बनर्जी के सैनिक हैं। আমার বাড়ির লোককে বা আমার এলাকায় ও ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং বড় বড় ডায়লগ দিয়ে গেছে, কিন্তু একটা পুলিশ অবজারভারের এটা কাজ নয়। ইলেকশন কমিশনার এই নিয়ম করেনি, রুলস করেনি যে একটা পুলিশ অবজারভার কারোর বাড়ি থেকে নিজে সরাসরি উপস্থিত থেকে ধমকানো চমকানোর, এটা কোনো নিয়ম নেই। ইলেকশন কমিশনের কোনো নিয়ম নেই। বেআইনিভাবে তারা বিজেপিকে মদত দেওয়ার জন্য তারা এই ধরনের ধমকানো চমকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা এই ধমকানো চমকানো ভয় পায় না। আমরা মমতা ব্যানার্জি সৈনিক, আমরা অভিষেক ব্যানার্জি সৈনিক, আমরা নত হব মানুষের কাছে। तो ये ममता बनर्जी के सैनिक हैं, इसलिए ये भारत की सेना से लड़ने लगेंगे, ये भारत के सैनिकों से लड़ने लगेंगे, क्योंकि ये ममता बनर्जी के सैनिक हैं। अब ये पुलिस से लड़ने लगेंगे, सुरक्षा एजेंसी के जो हमारे सैनिक हैं उनसे लड़ने लगेंगे। अजय पाल शर्मा की चेतावनी के बाद अब पश्चिम बंगाल में जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है, और अब पूरी टीएमसी और कई विपक्षी नेता जहांगीर खान के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि ऑब्जर्वर के नाम पर एजेंट भेजे गए हैं, ये उन्होंने लिखा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अजय पाल शर्मा चुनाव के दौरान पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का निर्देश पे बहुत दिन से वहीं पर तांडव कर रहा है, अभी लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए पुलिस जो एक्शन लिया, इलेक्शन कमीशन जो एक्शन लिया, वो एक्शन सही एक्शन है, और इस एक्शन से
सीधा बात यही है, जो स्थिति जो है वो थोड़ा सुधरेगा और जनता निर्भय होकर वोट दे पाएगा। নির্বাচন কমিশন যেভাবে বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে চলছে, ওটা বিজেপি কমিশন না ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন, এ বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আমরা কি দেখলাম, দক্ষিণ 24 পরগনায় কাকে যেন একটা আনা হলো পুলিশ অবজারভার হিসেবে। তিনি নাকি সিংঘাম হিসেবে পরিচিত। সিংঘাম, বাবা! ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন বলছে যে পুলিশ অবজারভার অর্থাৎ যে কোনো অবজারভার সে চোখ আর কান হবে, হাত আর পা নয়, চোখ আর কান। তার মানে সে পর্যবেক্ষণ করবে আর বলবে যদি তার কিছু বলার থাকে। তার মানে এই নয় যে সোজা চলে যাবে। तो आज एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, इस पूरे मामले में आप किसके साथ हैं? आप एक आईपीएस अफसर के साथ हैं जो उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल गया है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, ताकि पश्चिम बंगाल में हर वोटर को अपने मन के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। हर वोटर को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो जिसे चाहे वोट डाल सके। आप इस आईपीएस अफसर के साथ हैं या फिर आप उस नेता के साथ हैं जो इस आईपीएस अफसर को रोक रहा है? आप उस सिस्टम के साथ हैं जो इस आईपीएस ऑफिसर को रोकने के लिए इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की सड़कों पर धरने प्रदर्शन करवा रहा है? आप किसके साथ हैं? और आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के पुलिस अफसर हमारे देश में होने चाहिए ताकि आप और हम, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके घर की महिलाएं सुरक्षित रूप से सड़कों पर निकल सकें, बाहर जा सकें और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? आपको कैसे पुलिस अफसर चाहिए? ऐसे चाहिए या वो चाहिए जो नेताओं की उंगलियों पर, उनके इशारों पर नाचते हैं? और इस आईपीएस अफसर को क्या करना चाहिए था? पश्चिम बंगाल में अगर जहांगीर खान नाम का ये नेता और इसके कार्यकर्ता वोटर्स को धमका रहे हैं तो इस आईपीएस अफसर को चुप रहना चाहिए था या फिर उन्हें चुनौती देनी चाहिए थी? आज आप फैसला कीजिए। और अगर आप चाहें तो हमें चिट्ठी लिखकर, मेल लिखकर, सोशल मीडिया पर लिखकर आप बता सकते हैं कि आप इन दोनों में से किसके साथ हैं? इस आईपीएस अफसर के साथ हैं या फिर जहांगीर खान नाम के उस नेता के साथ हैं? पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात तो चली रही है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने झाल मुड़ी खाई थी और झाल मुड़ी देश में हिट हो गई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी के फुटबॉल खेलने की बड़ी चर्चा हो रही है। आज सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के युवाओं और बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए फुटबॉल खेला। प्रधानमंत्री मोदी ने इन खिलाड़ियों को अभी से ही ओलंपिक के लिए तैयारी करने की सलाह दी है और कुछ समय उन्होंने इनके साथ बिताया है। आप भी जरा इस छोटे से मैच का आनंद लीजिए। ये है आपकी ताकत। आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे? दो फूल मार चुके आप अब।
कमान फिर से एक ठीक हो जाएगा सर। देखिए आप अच्छा कोच मिलेगा बाद में। खेलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती, मैचेज होनी चाहिए, तब जाकर के सीखते जुनून पैदा होता है। हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। वो मालूम है ना, भारत ओलंपिक के लिए प्रयास कर रहा है, तो तब तक आप खिलाड़ी पक्के बन जाएंगे। तो आपको अभी से सोचना चाहिए कि हम ऐसे तैयार हो जाएंगे कि हम भी ओलंपिक। प्रधानमंत्री मोदी भारत के बेस्ट कम्युनिकेटर हैं। वो जानते हैं कि कब लोगों से कैसे, किस भाषा में संवाद करना है, कैसे अपना संदेश देना है। देखिए, यहाँ वो छोटे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी वो स्कूल के छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा की बात होती है, कभी देश के लोगों के साथ चाय पर चर्चा करते हैं, कभी यूट्यूबर्स के साथ मिलते हैं, कभी ऑनलाइन गेमिंग के जो लोग हैं, गेमर्स जो हैं, कभी उनके साथ संवाद करते हैं। लेकिन आज उन्होंने इन युवाओं के साथ फुटबॉल खेला। अब लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये मैच असल में सिक्किम में हो रहा था, लेकिन असल में ये संदेश जो है ये पश्चिम बंगाल के लिए है। फुटबॉल पश्चिम बंगाल के लोगों की संस्कृति का एक हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि फुटबॉल पश्चिम बंगाल के डीएनए में है। पश्चिम बंगाल में दो बहुत ही मशहूर फुटबॉल क्लब्स हैं, एक है मोहन बागान और दूसरा है ईस्ट बंगाल, और इनकी गिनती भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब्स में होती है। और कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में फुटबॉल एक खेल नहीं बल्कि जुनून है, जो वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के इन्हीं फुटबॉल प्रेमियों को एक संदेश देने की कोशिश की है गैंगटॉक से। और जैसे उनकी झालमुड़ी हिट हुई थी, ऐसे ही आज उनका फुटबॉल का ये शॉट भी सुपर हिट होने वाला है। अब हमारे देश से आपको लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, दुनिया में क्या हो रहा है जरा देखिए। पूरी दुनिया के देश वैसे तो शांति की बात करते हैं, खास तौर पर यूरोप के जो देश हैं, अमेरिका जैसे जो देश हैं, ये तो अपने आप को शांति दूत कहते हैं, शांति के ब्रांड एम्बेसडर्स अपने आप को बताते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उस शांति की कीमत है ज्यादा से ज्यादा हथियार। यानी ये जो शांति की बात हो रही है, ये असल में सबसे महंगी शांति है। शांति की जो कीमत होती है वो बहुत महंगी होती है। आज तक पूरी दुनिया ने कभी भी हथियारों पर इतना पैसा खर्च नहीं किया था जितना इस साल किया है। स्वीडन के एक थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक नई रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक दुनिया में रक्षा पर खर्च करने के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका का डिफेंस बजट इस समय 89 लाख करोड़ रुपए है और अमेरिका अकेले ही पूरी दुनिया का 33% हिस्सा खर्च करता है। दूसरे नंबर पर चीन है। चीन का डिफेंस बजट लगभग 31 लाख करोड़ रुपए है। रशिया तीसरे नंबर पर है, उसका डिफेंस बजट लगभग 18 लाख करोड़ रुपए है। और ये तीनों देश मिलकर पूरी दुनिया के रक्षा बजट का लगभग 51% खर्च करते हैं। तो ये तीन जो देश आप देख रहे हैं, हथियारों पर खर्चे करने के मामले में ये पूरी दुनिया का आधा हिस्सा तो यही खर्च कर रहे हैं। चौथे नंबर पर जर्मनी है, जिसका डिफेंस बजट 10.5 लाख करोड़ रुपए है। पांचवें नंबर पर हमारा देश भारत है और हमारा डिफेंस बजट 8.5 लाख करोड़ रुपए का है। इस लिस्ट में पाकिस्तान 31वें नंबर पर है और पाकिस्तान का डिफेंस बजट है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का। बड़े डिफेंस बजट के अलावा इन देशों में एक और समानता है कि ये सब के सब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे अमेरिका और चीन दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डिफेंस बजट के मामले में भी ये पहले और दूसरे नंबर पर है। यानी जो देश जितना बड़ा है, जिसकी अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है, उतना ही ज्यादा पैसा वो हथियारों पर खर्च कर रहा है। इसी तरह जर्मनी पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डिफेंस बजट के मामले में वो चौथे नंबर पर है। भारत पूरी दुनिया की इस समय चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 4, 5, 6 के हिसाब से भारत की रैंकिंग चलती रहती है, जो बदलती रहती है रुपए और डॉलर के कीमत के हिसाब से। और डिफेंस बजट के मामले में भारत 5वें नंबर पर है पूरी दुनिया में।
यानी हथियार खरीदने के मामले में हम दुनिया के अग्रणी देशों में हैं। इस लिस्ट में सिर्फ रशिया अकेला एक अपवाद है जो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन डिफेंस में खर्चे के मामले में वो तीसरे नंबर पर है। और आप जानते हैं रशिया पिछले 4 वर्षों से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और इसीलिए उसका जो खर्चा है रक्षा पर वो ज्यादा है। हालांकि जो सबसे बड़ा अपवाद है वो है पाकिस्तान। अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान 44वें नंबर पर है पूरी दुनिया में, लेकिन हथियारों पर और डिफेंस पर खर्चे के हिसाब से ये पूरी दुनिया में 31वें नंबर पर है। यानी अपनी औकात से ज्यादा हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान। औकात नहीं है उतनी, पैसा नहीं है, अर्थव्यवस्था छोटी सी है, लेकिन सेना पर खर्चा अपनी औकात से बाहर का कर रहा है। लगभग 50 साल पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान के लोग घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे, और आज पाकिस्तान की स्थिति वैसी ही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया से कर्ज मांगते हैं और इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा वहां की सेना पर खर्च होता है। अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया के टॉप 5 देश अपने डिफेंस बजट का ज्यादातर जो हिस्सा है वो किन हथियारों पर खर्च करते हैं। तो आपने ये तो देख लिया कि कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन ये सारे देश हथियार कौन सा खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार हैं वो देखिए। पहला है मिसाइल्स, दूसरा है ड्रोन्स, तीसरा है फाइटर जेट्स और चौथा है एयर डिफेंस सिस्टम। सबसे ज्यादा खर्चा इन्हीं चीजों पर आजकल हो रहा है, सारे देश यही खरीद रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में 3 बड़े युद्ध हुए हैं। यूक्रेन का युद्ध आप पहले से देख रहे हैं, ईरान का युद्ध, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ईरान का युद्ध भी अभी थोड़े दिन से बंद है लेकिन चल ही रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर भी आपने देख लिया। इन तीनों में पैदल सैनिकों, टैंक्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां या दूसरे हथियारों का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इनके बदले मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स से ये युद्ध लड़े गए। और दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 4 हथियारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फाइटर जेट्स में रफाल और सुखोई 30 MKI ने पाकिस्तान पर बड़े बड़े हमले किए। मिसाइल्स के मामले में ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल्स ने पाकिस्तान के एयरबेस और आतंकी ठिकानों पर घातक हमले किए। ड्रोन्स में हेरॉन, स्काई स्ट्राइकर और हेरप, इन्होंने पाकिस्तान के रेडार्स और कंट्रोल सेंटर्स पर हमले किए और पाकिस्तान की निगरानी की। उनके हर हमले पर हमने निगरानी रखी। और एयर डिफेंस सिस्टम्स में रशिया में बने S-400, भारत में बने आकाश और बराक 8 ने मिलकर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया। बराक 8 को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। और ईरान युद्ध में भी पैदल सेना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। 40 दिनों तक ये पूरा युद्ध सिर्फ फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन से लड़ा गया। इसके अलावा जो बड़े देश हैं वो अपनी नौसेना के लिए अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स पर भी काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। सिप्री की इस रिपोर्ट की एक और बड़ी बात यह है कि अब यूरोप के देश रक्षा पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के देशों ने अपने सीमा विवाद को खत्म कर दिया था और रक्षा पर अपना खर्चा बहुत कम कर दिया था और यूरोप को कॉन्टिनेंट ऑफ पीस कहा जाने लगा था। इस वजह से यानी ये कहा जाता था कि यूरोप में तो बिल्कुल शांति है और इसीलिए यूरोप के जो देश हैं उन्होंने हथियारों पर पैसा लगाना बिल्कुल कम कर दिया था। इसी कारण लगभग 50 वर्षों तक इसे यूरोप को इस शांति का बड़ा फायदा मिला और इन देशों ने अपने पैसे का इस्तेमाल अपने देश के लोगों को, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया। तो इन्होंने हथियारों पर पैसा नहीं खर्च किया, बल्कि इन्होंने ये सोचा कि हमारे देश के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर ठीक किया जाए, उन्हें सुविधाएं दी जाएं, देश को विकसित किया जाए, अर्थव्यवस्था पर पैसा लगाया जाए। और यही उन्होंने किया और वो आपके सामने भी है। लेकिन वर्ष 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से हालात बदल गए। इस समय यूरोप के देश कुल मिलाकर लगभग 81 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं रक्षा पर, जो पूरी दुनिया के डिफेंस बजट का लगभग 30% है। और पिछले 10 वर्षों में यानी 2016 से लेकर अब तक यूरोप का डिफेंस बजट लगभग 102% बढ़ चुका है। तो ये तो हथियारों की कहानी है। यह आपको इसलिए बताया क्योंकि इस साल दुनिया ने हथियारों पर जितना पैसा खर्च किया है उतना पैसा इससे पहले दुनिया ने कभी भी हथियारों पर खर्च नहीं किया है।
अब एक और आज की बड़ी खबर। तेल का उत्पादन करने वाले मुस्लिम देशों में अब एक बहुत बड़ी दरार आ गई है और ये ईरान युद्ध का अभी तक का सबसे बड़ा असर है। आज यूएई ने पेट्रोलियम देशों के सबसे बड़े संगठन ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि हम अब ओपेक का हिस्सा नहीं रहेंगे। ओपेक क्या होता है ये समझिए। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और ओपेक के 12 सदस्य देशों में पूरी दुनिया का लगभग 80% तेल भंडार है। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के जो सबसे बड़े तेल बेचने वाले मुस्लिम देश हैं, ये उनकी संस्था है। यूएई 1 मई से ओपेक की मेंबरशिप को छोड़ देगा, ओपेक से बाहर निकल आएगा और इस फैसले से पता चलता है कि अब खाड़ी देशों में मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यूएई के बाहर होने से इस संगठन की एकजुटता कमजोर पड़ेगी क्योंकि पहले भी इस संगठन में उत्पादन कोटा जैसे मुद्दों को लेकर आपस में मतभेद होते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यूएई खाड़ी के दूसरे देशों से नाराज था क्योंकि ईरान युद्ध के दौरान यूएई पर सबसे ज्यादा हमले हुए और किसी भी अरब देश ने उनकी मदद नहीं की। ओपेक में सऊदी अरब का दबदबा है और पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और यूएई के बीच लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। यमन से लेकर सूडान और सोमालिया में सऊदी अरब और यूएई अलग अलग गुटों का समर्थन दे रहे हैं, यानी ये अलग अलग टीमों में खेलते हैं। ओपेक देशों में कच्चे तेल के उत्पादन में यूएई तीसरे नंबर पर है और यूएई ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि वो अपने हितों के हिसाब से तेल का उत्पादन अब बढ़ा सके। इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और इसी वजह से पूरी दुनिया में तेल की मांग अपने चरम पर है। पूरी दुनिया में तेल की मांग बढ़ी हुई है, सबको तेल चाहिए, लेकिन ओपेक के सदस्य देश अपनी मर्जी से तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। ओपेक में एक कोटा सिस्टम होता है। ओपेक एक कोटा सिस्टम के फॉर्मूले पर काम करता है जिसके तहत हर देश उतना ही उत्पादन कर सकता है तेल का जितना उसे कोटा मिला है। यानी ओपेक में जितने भी देश हैं सबका तेल बेचने का एक अलग अलग कोटा तय किया हुआ है। आप अपने कोटे से ज्यादा तेल नहीं बेच सकते। ऐसे में यूएई इस संगठन से बाहर निकलकर अपने हिसाब से तेल का उत्पादन बढ़ाकर ज्यादा पैसा कमा सकता है क्योंकि इस समय यूएई को पैसे की बहुत जरूरत है। ईरान युद्ध के दौरान यूएई का बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो यूएई में आई थीं, वो छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। यूएई की जो छवि है वो खराब हुई है। अगर यूएई तेल का उत्पादन बढ़ाता है तो तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है और इससे भारत और चीन जैसे देशों को बड़ा फायदा होगा। हमारे जैसा जो देश है, आप और हमें इसका बड़ा फायदा होगा क्योंकि जैसे ही यूएई अपने तेल की सप्लाई बढ़ाएगा तो दुनिया में जो तेल का बाजार है उसमें सप्लाई बढ़ जाएगी और दाम कम हो जाएंगे। यूएई के इस फैसले से कच्चे तेल के उत्पादन और कीमतों में ओपेक का जो एक अधिकार रहा है वो भी कमजोर हो जाएगा। इस समय ओपेक दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 40% हिस्सा कंट्रोल करता है। तो सोचिए 40% जो तेल है पूरी दुनिया का वो इन देशों से आता है जिन्हें आप ओपेक देश कहते हैं। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बड़ी जीत माना जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर इस संगठन पर तेल की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाते रहते हैं। तो अगर ओपेक देशों में मतभेद बढ़ते हैं तो इससे अमेरिका को फायदा होता है, ट्रंप को फायदा होता है। ट्रंप हमेशा से इस संगठन को कमजोर करना चाहते थे। अब आपको ओपेक का इतिहास भी जरा जल्दी से बताते हैं। दुनिया भर के तेल उत्पादक देशों ने वर्ष 1960 में ओपेक की स्थापना की थी। तेल उत्पादन और बिक्री को लेकर दुनिया भर में अपना कंट्रोल बनाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। शुरुआत में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके सदस्य देश थे और इस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 12 है। जबकि एक और संस्था है जिसे हम कहते हैं ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में ओपेक के 12 देशों के अलावा दुनिया भर के 10 और देश भी शामिल हैं। इन्हें कहते हैं ओपेक प्लस। अब एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको एक बिल्कुल अलग प्रकार की खबर बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे मुंबई में तरबूज खाने से
एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। क्या तरबूज खाने से किसी की मौत हो सकती है? ऐसा क्या हुआ होगा कि एक परिवार के लोगों ने रात को डिनर के बाद तरबूज खाया और सुबह उनकी मौत हो गई? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसे हम डिकोड करेंगे इस ब्रेक के बाद। विकसित भारत का विकसित बायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के ये भाई साहब सब पचा दे, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। आशीर्वाद के हर 10 किलो पैक पर 80 रुपए कैशबैक और 5 किलो पैक पर 40 रुपए कैशबैक। पैक के सामने दिया गया QR स्कैन कीजिए, पैक खोलिए, प्रोमो कोड पाइए और कैशबैक ले जाइए। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित बायर। अब आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, क्या तरबूज खाने से किसी की मौत हो सकती है? ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुंबई में तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पुलिस के मुताबिक एक ही परिवार के 4 लोग, जिसमें 40 साल के अब्दुल्ला हैं, उनकी पत्नी है, 2 बेटियां हैं। इन्होंने अपने कुछ मेहमानों के साथ 25 अप्रैल की रात को अपने घर पर चिकन बिरयानी खाई। मेहमानों के जाने के बाद कुछ घंटों के बाद इन 4 लोगों ने फिर तरबूज खाया, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही सभी को उल्टियां होने लगी, तबीयत खराब हो गई। बाद में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक दिन के बाद 27 अप्रैल को 4 लोगों की मौत हो गई। तरबूज खाने से मौत होने का दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों ने चिकन बिरयानी खाई थी और जो बाकी के लोग इनके साथ खाना खा रहे थे, इनके मेहमान, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए अगर चिकन बिरयानी से कोई परेशानी होती तो कई लोगों ने ये चिकन बिरयानी खाई थी, डिनर साथ में किया था, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों ने बाद में तरबूज खाया, उनकी जान चली गई। 25 अप्रैल को उन्होंने घर पे और भी कुछ रिश्तेदार घर पे बुलाए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया था। खाना खाने के बाद बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे और रात में 1-1:30 के करीब उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद सुबह से 5-6 के करीब उनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस की कंप्लेन होने लगी थी। उसके बाद उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था और कल इन 4 की जो है वो मौत हो चुकी है। इन पे पोस्टमार्टम किया गया है और जो फूड के सैंपल्स हैं और जो बॉडी में सैंपल्स थे वो भी सैंपल्स पोस्टमार्टम में लिए गए हैं।
इस मामले में अब तरबूज में जहर या किसी केमिकल की मिलावट की भी जांच की जा रही है। तो हो सकता है कि इस तरबूज में कोई केमिकल मिलाया गया हो, कोई जहर मिलाया गया हो। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या था। लेकिन हमारे देश में मिलावट की जो समस्या है वो बहुत गंभीर है और अब वो लोगों की जान लेने लगी है। आजकल फलों और सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए या फिर ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए, उन्हें सुंदर दिखाने के लिए बेहद हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर तरबूज को कृत्रिम रूप से लाल और मीठा बनाने के लिए कई बार इनमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं और इससे इन्फेक्शन की संभावना, बीमारी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि तरबूज में पानी और नेचुरल शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर तरबूज में कोई बाहर से इंजेक्शन लगाया जाए केमिकल्स डालकर, तो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं और फिर ये जानलेवा हो जाते हैं। सरकार की तरफ से प्रतिबंध के बावजूद हमारे देश में फलों को पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है और ऐसे केमिकल वाले फलों को खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आपके लिवर और किडनी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। पहली बात तो यह है कि बहुत ज़्यादा चमकदार या एकदम बढ़िया दिखने वाले फल खरीदने से पहले उसे ध्यान से जांच लें। ये फल अक्सर नकली तरीके से तैयार किए जाते हैं। दूसरा, खाने से पहले फलों और सब्जियों को अच्छे से कम 2 से 3 बार ज़रूर पानी से साफ करें। आप पानी में थोड़ा नमक या सिरका भी डाल सकते हैं। कुछ समय तक फल या सब्जी को पानी में रखिए और इससे फल या सब्जी के ऊपर लगे केमिकल्स कम हो जाते हैं। तीसरा, कुछ फलों का छिलका उतार कर खाइए, जैसे सेब या आम। कटे या पहले से खुले हुए फल बिल्कुल ना खरीदें, इनमें मिलावट का संक्रमण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पांचवी बात यह है कि फल से किसी भी प्रकार की तेज़ गंध अगर आ रही हो तो उसे बिल्कुल ना खाएं। अगर फल खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो, पेट में दर्द हो, उल्टियां या चक्कर आएं, तो तुरंत बिना समय बर्बाद किए डॉक्टर के पास जरूर जाएं। तो आपको ये सावधान करने वाली खबर है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि हम तो फल खा रहे हैं, ये प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, इससे तो हम बीमार हो ही नहीं सकते, लेकिन अब वो ज़माना चला गया। और आखिर में मैं आपसे कुछ दिलचस्प आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ। भारत में 146 करोड़ लोग रहते हैं। 7,900 के आसपास यहाँ पर शहर हैं। 6.5 लाख गांव हमारे देश में हैं और हम लगभग 22 भाषाएं बोलते हैं। अलग अलग धर्म को मानने वाले हम सभी भारतीय हैं। अलग अलग राज्यों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। हमारी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, सोच अलग है। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि हम सब मिलकर हर रोज़ भारत का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय नेटवर्क दूरदर्शन देखते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है जो इस समय है 1.7 मिलियन। ये नंबर कॉट यानी क्रोम OTT की लाइव ट्रैकिंग से हमारे रियल टाइम व्यूज़ को दर्शा रहे हैं और ये आपके भरोसे की ताकत है, ये भारत की जनता का विश्वास है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे वक्त में बताए गए अपनी जिंदगी के राज बुरे वक्त में बहुत नुकसान देते हैं। नमस्कार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH